चलिए फर्स्ट डे जहाँ से छोड़ा था, ख़त्म किया था, उसके बाद से शुरू करेंगे। विधिशास्त्र का हमने जो परिचय था, परिचय खंड से उस दिन देखा था शुरुआत में। आज नेचुरल स्कूल जो विधिशास्त्र की प्राकृतिक विचारधारा है उस संदर्भ में देखेंगे, चीज़ों को फैक्ट देखेंगे। प्राकृतिक विधि का विचार थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि जीएस और जो एमसीक्यू है वो भी करना है। एमसीक्यू जो मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग बिना देखे अपने उत्तर दे दीजिएगा। इससे क्या पता चलेगा, आपको अपनी तैयारी का भी स्तर पता चलेगा। प्राकृतिक विधि का विचार सबसे पहले प्रकट हुआ कहाँ पे? ग्रीक या यूनानी विचारधारा में। प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन याद रखिएगा। प्राकृतिक विधि का विचार जो नेचुरल स्कूल है, नेचुरल लॉ है, उसका विचार सबसे पहले प्रकट हुआ ग्रीक या यूनानी विचारधारा में। विधिशास्त्र के किस शाखा में स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई? नैसर्गिक विधि विचारधारा में स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई। उसके जो विचार हैं इस दर्शन के, वो प्राकृतिक विचारधारा से मैच करते हैं। किस शाखा ने मानव अधिकारों की संकल्पना को जन्म दिया? तो प्राकृतिक विधि शाखा ने मानवाधिकार की संकल्पना को जन्म दिया। आप भाग 3 जो भारतीय संविधान में भी देखते हैं, ये मानवाधिकार ही हैं। ये प्राकृतिक जो नैसर्गिक न्याय है उसी सिद्धांत पर आधारित हैं। अर्थात मनुष्य को नैसर्गिक रूप से अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीने के लिए आवश्यक होते हैं। ये जन्म से ही ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए। कानून ईश्वर का आदेश है, ऐसा विश्वास करता है कौन? प्राकृतिक विधि विचारधारा। कानून ईश्वर का आदेश है या प्रकृति ने ही बनाया है, ये प्राकृतिक विचारधारा कहती है। प्राकृतिक विधि की अनुपयुक्त विधान या पदवी क्या है? वैचारिक विधि। अनुपयुक्त अभियान या पदवी क्या है? वैचारिक विधि। व्यक्ति को राज्य की विधि माननी ही चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती तो उसे अन्य राज्य में चले जाना चाहिए। कथन किसका है? सुकरात का। देखिए, सुकरात ने भले ही विधि का मतलब कि उस समय राज्य का विरोध किया हो, लेकिन उसने राज्य की विधि का विरोध नहीं किया। उसने जहर का प्याला पी लिया क्योंकि वो विधि को मानने वाला था, विधि का उल्लंघन देखिए, गांधी और सुकरात में यही अंतर है कि गांधी जी गलत विधि अगर है तो उसका विरोध करते हैं, उसको मानने से मना करते हैं। सुकरात कहता है नहीं, अगर आप राज्य में रह रहे हैं तो उसकी विधि का आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये अंतर एक पाया जाता है गांधी और सुकरात में। सुकरात ने विधि के द्वारा जो दंड दिया था उसको सहस्त्र स्वीकार किया था, जहर के प्याले को पी लिया था। महात्मा आदि उनकी जगह होते तो आमरण अनशन पे चले जाते, वो जहर का प्याला न पीते, उनको जबरदस्ती पिलाया जाता। ठीक है, तो ये अंतर है सुकरात और गांधी में, याद रखिएगा। विधि दर्शन में अरस्तु का प्रमुख योगदान है। क्या योगदान है प्रमुख? उसने प्राकृतिक विधि एवं न्याय में तथा प्राकृतिक विधि एवं वास्तविकता, जो वास्तविक विधि है उसमें भेद किया है कि नेचुरल जो लॉ है और जो वास्तविक विधि है उसमें, जो रियल लॉ है उसमें क्या अंतर है, ये बताया है अरस्तु ने। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र किसने दिया था? धर्म से किसने इसको जोड़ा था? संत अगस्टाइन ने। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि का एक नया निर्वचन किया गया, नई परिभाषा गढ़ी गई थॉमस एक्विनास के द्वारा। प्राकृतिक विधि विचारधारा की अवनति का काल कब? इसकी अवनति प्रारंभ हुई 19वीं सदी में, जब नई नई चुनौतियां, नए किस्म के अपराध, नए किस्म की जटिलताएं आईं, तो प्राकृतिक विधि जो थी वो उन बुराइयों को, उनसे लड़ने में, नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम पूरी तरीके से नहीं हुई। यहाँ पर विफलताएं सामने आने लगी, तो ये यहाँ से अवनति शुरू हो गई। विधि की अन्य शाखाएं जो हैं प्रबल यहाँ पर होनी शुरू हो गई। प्राकृतिक अधिकार की भावना का प्रादुर्भाव कब हुआ था? पुनर्जागरण काल में। अंधकार युग के बाद जब पुनर्जागरण काल आया तब लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान शुरू हुआ, तो प्राकृतिक अधिकार की भावना का प्रादुर्भाव यहाँ से प्रारंभ होता है। यह किसका कथन है कि मानव प्रकृति का दास था? प्राकृतिक विधि माता पिता और निश्चयात्मक विधि का बालक। ये किसने कहा है? ये कथन है, ये कहा है ग्रोशियस ने। तो यह क्या कहा है? मानव प्रकृति का दास था, प्राकृतिक विधि माता पिता और निश्चयात्मक विधि का बालक। ये ग्रोशियस महोदय ने कहा। किसने कहा? ग्रोशियस ने कहा।
विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्परेटिव उस दिन हमने आपको बताया था, एक कोड भी बताया था, आप लोगों को याद रखना चाहिए। सुनिश्चित आदेश जिसको कहते हैं, उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? इमैनुअल कांट के द्वारा। मानवीय बौद्धिक अहम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? फिक्टे के द्वारा। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, मानवीय बौद्धिक अहम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फिक्टे ने। किस विधिशास्त्री ने कहा कि विधि सामान्य इच्छा, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन भी हम पीडीएफ जो है वो इंग्लिश में भी प्रदान करेंगे इसका सेम, ठीक है? तो आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश पीडीएफ ले सकते हैं हमसे चाहे तो। किस विधिशास्त्री ने कहा कि विधि सामान्य इच्छा का रजिस्टर है? रूसो ने कहा। नैसर्गिक विधि या नेचुरल लॉ की आधारशिला बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा रखा गया था? ये हेराक्लीज के द्वारा रखा गया था। हेराक्लीज जो हैं या हेराक्लिट्स, आपको हेराक्लीज कहीं कहीं देखने को मिलेगा, हेराक्लिट्स इनका वैसे नाम था। तो इनके विचार अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि हाँ, नैसर्गिक विधि का जो सिद्धांत है इससे मेल खाता है, उसी के रूप में उसका विस्तार हुआ है। इन्होंने कहा था कि प्रकृति के 3 लक्षण, नेचर के 3 लक्षण इन्होंने बताए थे, डेस्टिनी, ऑर्डर और रीजन। इसीलिए कहा जाता है कि इनके विचारों में ये प्राकृतिक विधि निहित थी। हेराक्लिट्स का ही मानना था कि प्रकृति की वस्तुओं में, जो नेचर में वस्तुएं हैं, उनमें आपस में संबंध है और उनमें सामंजस्य की व्यवस्था भी है, ठीक है? यहीं से प्राकृतिक विधि की अवधारणा वो सामने आती है। प्राकृतिक विधि का धार्मिक चरित्र संत अगस्टाइन द्वारा प्रदान किया। किसी पूछेगा कि प्राकृतिक विधि का धार्मिक चरित्र किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो संत अगस्टाइन के द्वारा। अच्छा, ये छूट गया है। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन था? तो स्टोइक्स जो हैं वो प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन के जन्मदाता हैं। प्राकृतिक विधि को दैवी विधि, सार्वलौकिक विधि या नैतिक विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध मुख्यतः नीति से होता है, नैतिकता को स्थापित करना होता है। प्राकृतिक विधि का धार्मिक चरित्र संत अगस्टाइन द्वारा प्रदान किया गया। पूछेगा अगर तो याद रखिएगा। किस विधिशास्त्री ने प्राकृतिक विधि को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि कहा है? क्या कहा है? परिवर्तनीय अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि, अर्थात ऐसी नैसर्गिक विधि है जिसकी अंतर्वस्तु परिवर्तनीय है, ये स्टेमलर ने कहा है। परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि का अर्थ क्या है? कि न्याय की प्राप्ति में अधिरचित नियम की विनिर्दिष्ट विषय वस्तु स्थान स्थान पर और समय समय पर बदलती रहेगी। मतलब देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जिस तरह की परिस्थिति है उस तरह का कानून वहाँ पर लागू होगा। यही कारण है कि आज विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर कहीं परंपरागत कानून लागू है, कहीं पर संहिता लिखी गई है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कठोर कानून है, कहीं पर बहुत ही सरल कानून है। तो इस तरह से देश काल परिस्थिति के अनुसार इन्होंने कहा है कि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली नैसर्गिक विधि है। स्टेमलर ने ये कहा है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा है? स्टेमलर ने। ऊपर आपने पढ़ा। यह किसका कथन है कि सभी प्रमाणवादी विधि एक न्यायोचित विधि को प्राप्त करने का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन के ढांचे के भीतर इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय है। इच्छाओं और प्रयोजनों का समन्वय काल एवं स्थान के साथ। अब ये याद रखिएगा, देश काल परिस्थिति वाला जो सिस्टम आएगा स्टेमलर से संबंधित है। इन्होंने प्राकृतिक विधि के संबंध में जब विचार रखा तो इसकी बात कही थी। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? कि 19वीं शताब्दी में जब प्राकृतिक विधि की अवनति होने लगी, नई नई चुनौतियां आने लगी इसके सामने, तो स्टेमलर ने कहा जाता है कि इसका उद्धार किया अपने सिद्धांतों के माध्यम से। स्टेमलर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया था। पहला विधि के विचार, दूसरा विधि की संकल्पना। किसने? स्टेमलर ने। किसने कहा है कि प्रत्येक विधि में एक आंतरिक नैतिकता होती है तथा उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है? ये प्रोफेसर फुलर ने कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर फुलर ने कहा है। फुलर प्रतिपादक हैं किसके? तो 20वीं शताब्दी के प्राकृतिक विधि के विचारधारा। तो जो प्राकृतिक विधि की विचारधारा है स्टेमलर ने शुरुआत की, इसके उद्धार की। इसके उद्धारकर्ताओं में एक फुल्लर भी हैं। फुल्लर की विधि की आंतरिक नैतिकता के सिद्धांत का सही प्रकटीकरण है। इसका अर्थ है तो क्या है? प्रत्येक विधि तभी विधिमान्य होगी जब वह कुछ प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी करे, जैसे जिसमें व्यापकता हो, जिसमें जो भविष्य लक्ष्य हो,
जो स्पष्ट हो, जो प्रख्यापन करती हो किसी भी विधि का या उसके अंदर निहित जो प्रावधान है, सुबोधता हो, आसानी से समझी जा सके और निरंतरता हो, अर्थात ये निरंतर बनी रहे। तो इन्होंने जो आंतरिक नैतिकता का सिद्धांत दिया विधि के संदर्भ में, उसका अर्थ पूछ रहा है कि उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो ढाल सकता है समाज, देश, काल, परिस्थिति के अनुसार खुद को। आंतरिक नैतिकता का क्या अर्थ है कि विधि को स्पष्ट, भविष्यलक्षी, बोधगम्य, स्थिर आदि होना चाहिए, जो यहाँ पर दिया है। किसने प्राकृतिक विधि के काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण सरीखे काल की संज्ञा दी है? तो लॉक ने प्राकृतिक विधि के काल को स्वर्ण काल या स्वर्ण सरीखे काल की संज्ञा दी है। किसने, प्राकृतिक विधि एक आदर्श विधि है, तो आदर्श जब हो व्यवस्था तो सबसे अच्छी व्यवस्था तो होगी, जैसे राम राज्य की हम बात करते हैं। किसने प्राकृतिक अवस्था को प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध की संज्ञा दी और उसे एकाकी, गंदा तथा गरीबी का काल कहा? तो हॉब्स ने। किसने कहा कि प्राकृतिक विधि का सबसे शानदार काल आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि को जन्म देना है? सर हेनरी मैन ने कहा है। सर हेनरी मैन ने कहा, जो ऐतिहासिक काल में अंतर्राष्ट्रीय विधि को खोजते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के तत्व मौजूद हैं, ये सर हेनरी मैन हैं। इन्होंने कहा है कि प्राकृतिक विधि का सबसे शानदार काल आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि को जन्म देना है। किसने कहा है कि यदि राजधानियों से न्याय निकाल दिया जाए तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है? संत अगस्टाइन ने कहा है कि राजधानियों से न्याय अगर निकाल दिया जाए तो वह डकैतियों के अलावा कुछ नहीं है, तो अराजकता पूरी तरह फैल जाएगी, ये इनका कहना है। प्राकृतिक विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने मानवाधिकारों एवं मौलिक अधिकारों को जन्म दिया। ये कई विशेषताएं आएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो प्राइम है वो यही है। सुकरात प्राकृतिक विधि विचारधारा के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है। पूछेगा प्राचीन, मिडुअल या फिर आधुनिक, तो ये प्राचीन या संक्रमण काल भी पूछ सकता है, तो प्राचीन विचारधारा या प्राचीन सिद्धांत से संबंधित है। प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकता पर आधारित है। यह किसने कहा? ह्यूगो ग्रोसियस ने कहा है। किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है? ये एक क्रेपक बनाम भारत संघ में कहा गया कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना या उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए न्याय की हत्या को रोकना है। एक क्रेपक बनाम भारत संघ में यह बात कही गई। पूछे गए प्रश्न है ये। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये अब आप लोग आंसर देते रहिएगा इसका। द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, उस दिन हमने चर्चा की थी, ये किसकी पुस्तक है, किसने ये पुस्तक लिखी है? तो ये जूलियस स्टोन ने लिखी है, जिन्होंने क्या कहा था कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल हैं। इन्होंने ही कहा था कि विधि शास्त्र विधिवेदता की बाह्यदर्शिता है, एक्सट्रोवर्टनेस है, इन्हीं के बारे में हमने बताया था, इसी पुस्तक में इन्होंने चर्चा की है, याद रखिएगा। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डी, जूलियस स्टोन। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है। विधि अनिश्चित है, विधि की निश्चितता अगर कोई उसकी बात करता है कि केवल विधिक कपोल कल्पना है, मात्र है और कुछ नहीं है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जेरोम फ्रैंक ने कहा है। राइट आंसर क्या होगा? जेरोम फ्रैंक। तो उपयुक्त कथन विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है, जेरोम फ्रैंक का है। ये एक अमेरिकन यथार्थवादी थे। इनकी दो पुस्तकें हैं, नाम याद रखिएगा, रट लीजिएगा, लॉ एंड द मास्टरमाइंड, और दूसरा है कोर्टर्स ऑन ट्रायल। बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों पुस्तकें हैं, हालांकि लिस्टिंग हम आपको देंगे पुस्तकों की, यहाँ से भी याद रखिएगा, लॉ एंड द मास्टरमाइंड, कोर्ट्स ऑन ट्रायल, ये दोनों ही पुस्तकें जेरोम फ्रैंक की हैं। इन्होंने कहा है कि विधि अनिश्चित है, विधि की निश्चितता एक विधिक कल्पोल कल्पना है, इसके अलावा कुछ नहीं, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है इसकी। विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यह भी प्रश्न आ चुका है, 2015 वाले में आया था, शायद 2018 वाले में भी आ चुका है कि विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। उस दिन भी हमने आपको बताया था वन लाइनर में, किसने कहा? ये एलन महोदय ने कहा है। किसने कहा है? एलन महोदय ने कहा है।
तो यह कथन विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधिशास्त्री एलन का है। एलन अपनी किताब, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है लीगल ड्यूटी में विधिशास्त्र को विधि के मूल सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण इन्होंने कहा है। विधि से अभिप्राय है, विधि से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं आप, पढ़िए इसको। राज्य का संपूर्ण विधि विज्ञान, कोई विशिष्ट कानून, नैतिकता के नियम, प्राकृतिक न्याय के नियम। तो यहाँ पे राज्य के संपूर्ण विधि विधान यही विधि होते हैं। इसमें नैसर्गिक विधि भी होती है, नैतिकता के नियम होते हैं, और कोई विशिष्ट कानून भी यदि है वो भी होता है। तो विधि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आज अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का अर्थ देखेंगे तो आपको ये व्यापकता समझ में आएगी। भारतीय संविधान में अगर पढ़ेंगे तो ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सामाजिक संविदा के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। पूछता ये भी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी किसने थी भैया? तो ये ह्यूगो ग्रोसियस ने दी थी। तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो प्रतिपादन किया था ह्यूगो ग्रोसियस महोदय ने किया था। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रोसियस ने राज्य एवं जनता के मध्य बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया था। बाद में प्रतिपादन ग्रोसियस ने किया था। तो अगर पूछेगा इस सिद्धांत से संबंधित अन्य कौन लोग हैं, तो हॉब्स, लॉक और रूसो भी इससे संबंधित हैं। इन्होंने विस्तृत विवेचन किया था। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। जो रिपब्लिक है, प्लेटो का जो साहित्य है, इसमें भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मिलती है। राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रोसियस ने। तो यही सी वाला राइट आंसर होगा। इन्होंने ही ये कहा था कि राजनीतिक समाज का जो आधार है सामाजिक संविदा है। तो ग्रोसियस, हॉब्स तथा लॉक ये तीनों ही सामाजिक संविदा को अपने विचार में रखा इन्होंने, किंतु इन तीनों में ग्रोसियस ने सबसे पहले सामाजिक संविदा पर अपना सिद्धांत खड़ा किया। संक्षेप में उनका विचार यह है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। नैसर्गिक विधि का विचार सबसे पहले प्रकट हुआ था। जो नेचुरल लॉ है उसका विचार सबसे पहले प्रकट किसमें हुआ था? तो ये यूनानी विचारधारा में, हमने आपको अभी वन लाइनर में बताया था, ग्रीक या यूनानी विचारधारा में। तो यूनानी विचारधारा में सबसे पहले नैसर्गिक विधि का विचार प्रकट हुआ। 19वीं सदी में अमेरिकी तथा ब्रिटिश विधियों में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का समर्थन किया गया। नैसर्गिक विधि की आधारशिला, अब यहाँ देखिए आधारशिला की बात कर रहा है। अभी आपको हमने बताया था इसके बारे में। तो आधारशिला हेराक्लिट्स के द्वारा रखी गई। इन्होंने ही प्रकृति के 3 लक्षण बताए थे, डेस्टिनी, ऑर्डर और विवेक। क्या बताया था? डेस्टिनी, ऑर्डर और रीजन बताया था। तो नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिट्स के विचारों में पाया जाता है। यही कारण है कि यूनान को नैसर्गिक विधि के आधारशिला रखने वाला जगह भी बताया जाता है। इन्होंने प्रकृति के 3 लक्षण, सांसारिक नियत अर्थात डेस्टिनी, व्यवस्था अर्थात ऑर्डर और विवेक अर्थात रीजन को बताया था। हेराक्लिट्स का मानना था कि प्रकृति की वस्तुओं में आपस में संबंध है और उनमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था है। यहीं से प्राकृतिक विधि का विचार उसकी आधारभूत व्यवस्था समझ में आती है। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। तो सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत तो ही अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद जब 21 पढ़ेंगे तो यही प्रक्रिया दी गई है। पक्षपात का सिद्धांत अर्थात पक्षपात रहिता होनी चाहिए। एक तो तीसरा युक्तता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ लागू कर रहे हैं, युक्त का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में आप आ जाएंगे तो ये भी नैसर्गिक विधि का सिद्धांत है। प्रतिस्थापित प्रतिभूत का सिद्धांत इसमें नहीं आता है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि से संबंधित नहीं है, पूछ रहा है यहाँ पे। तो कौन विधिशास्त्री प्राकृतिक विधि से संबंधित नहीं है? ये है केल्सन। रूसो आपने देखा, स्टोइक्स भी आपने पढ़ ही लिया, एक्विनॉक्स भी पढ़ ही लिया, तो बहुत आसानी से आप केल्सन पहुंच जाएंगे। केल्सन आधुनिक विचारधारा के समर्थक हैं। ये विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित हैं। तो केल्सन को विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा
का आधुनिक विधिशास्त्री कहा जाता है। केल्सन तथा उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप से विधिशास्त्र की वियना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। ये भी पूछता है प्रश्न, याद रखिएगा। केल्सन ने विधि के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पूछेगा विधि के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो केल्सन ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? यहां विरोधी की बात कर रहे हैं, तो ये जेरेमी बेंथम थे, प्रबल विरोधी थे नैसर्गिक विधि विचारधारा के। ठीक है, ये कहते थे ये साले पागल हैं जो नैसर्गिक विधि की बात कर रहे हैं, ये कभी लागू हो ही नहीं सकती। तो जेरेमी बेंथम थे, ये कट्टर विरोधी थे नैसर्गिक विधि विचारधारा के। इनके सभी विचारों में आप नैसर्गिक विधि के विरोध में इनको प्रमुख आलोचक के रूप में देख सकते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? जेरेमी बेंथम। इमैनुअल कांट, स्टेमलर और जॉन रॉल्स ये तीनों नैसर्गिक विधि के विधिशास्त्री हैं, जबकि जेरेमी बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा के विचारक हैं तथा ये भी ऑस्टिन की ही भांति प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक थे। ऑस्टिन ने इतना प्रबल विरोध नहीं किया, लेकिन बेंथम ने प्रबल विरोध किया है। कई सारे इनके आपको वक्तव्य देखने को मिल जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे तब भी। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता, अभी हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जो जन्मदाता है, जो आधारशिला तो हेराक्लिट्स ने रखी थी, लेकिन जन्मदाता यहाँ पूछ रहा है, हेराक्लिट्स यहाँ पर है नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सुकरात। क्योंकि सुकरात, हेराक्लिट्स अगर रहता है यहाँ तो हेराक्लिट्स आंसर हो जाता उसका, लेकिन यहाँ पे हेराक्लिट्स है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुकरात, ए वाला राइट आंसर। तो प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन की आधारशिला हेराक्लिट्स ने 500 ईसा पूर्व रखी थी। सफिस्टस ने हेराक्लिट्स के विचार को अपनाकर यूनानी दर्शन को धर्म से अलग किया। सुकरात ने 469 से 395 ईसा पूर्व सफिस्टस के विचार को अपनाया और उसमें सुधार किया। प्लेटो ने 427 से 347 ईसा पूर्व में सुकरात के विचार को 4 वार्तालापों में वर्णित किया। अरस्तु ने 384 से 322 ईसा पूर्व में जो आते हैं, रोम में स्टोइक्सों ने अरस्तु के सिद्धांत को आधार बनाया, परंतु उसे एक नीति शास्त्रीय सिद्धांत में रूपांतरित कर दिया। इनके अनुसार सारा विश्व युक्ति से शासित होता है। स्टोइक दर्शन के प्रवर्तक जेना का समय 300 से 226 ईसा पूर्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुकरात जो है इसमें सर्वोत्तम उत्तर है। ठीक है, इसमें आपने देखा कालक्रम के अनुसार भी देखें तो सुकरात पहले आते हैं, तो इसलिए राइट आंसर सुकरात हो जाएंगे। जीएस में देख लेते हैं, जीके में आपके जो प्रश्न आते हैं, विभिन्न अनुसंधान संस्थान हैं, कहाँ पर स्थित हैं, तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में, उड़ीसा में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा। कहाँ? अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर में है। केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान पूछता है, कई बार पूछा है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आता है, झांसी में है ये। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हॉर्टिकल्चर वाला बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कासरगोड में है, केरल में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में है। केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल, हरियाणा में है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, देखिए शुष्क भूमि वाला हैदराबाद में है, शुष्क क्षेत्र वाला कहाँ है? जोधपुर में है। ये हमने आपको जो सदाबहार वीडियो है उसमें भी बताया था। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है, हिसार में है, हरियाणा में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि केरल में है। ताजा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकेडमी हैदराबाद में है, तेलंगाना में। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कोच्चि में, केरल में। विभिन्न क्रांतियाँ किससे संबंधित हैं? सुनहरी क्रांति ये फल एवं सब्जी से संबंधित है, उत्पादन संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, काली या भूरी भी आ जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। गोल क्रांति ये आलू संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से या मछली उत्पादन से। हरित क्रांति ये खाद्यान्न या कृषि उत्पादन से संबंधित है। विभिन्न फसल उनमें लगने वाली प्रमुख कीट: धान में पत्ती मोड़क या तना छेदक, दलहन में फली छेदक, अर्ध चापक कीट, कटवा कीट, स्पोडोप्टेरा, मक्के में तना छेदक, मूंगफली में लाल बालों वाले कीट का वयस्क, पत्तियों में सुरंग बनाने वाला कीट और सफ़ेद सूड़ी कीट। सोयाबीन में अर्ध चापक कीट, स्पोडोप्टेरा, ये पूछा गया है, दोनों पूछे जा चुके हैं। गन्ना में अंगोला छेदक, तना छेदक, पायरिला, शीर्ष बेधक, सफ़ेद सुड़ी कीट, ये पूछा गया है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना में। ज्वार तना छेदक कीट इसमें लगता है। बैंगन में फल छेदक कीट, टमाटर में फल छेदक कीट। फूल एवं बंद गोभी वाली फसलों में स्पोडोप्टेरा पत्ता छेदक कीट। ठंडे इलाके के फलों में कौन कौन से कीट लगते हैं? तो कटवा कीट, जिस्पी कीट, कोडलिंग कीट। खजूर, यहाँ शाखा भेदक कीट लगता है। जंगल के वृक्षों के जो कीट हैं प्रमुख: छेदक, कटवा कीट, बालों वाले कीट का वयस्क। अन्य हानिकारक जो कीट हैं: छेदक, कटवा कीट, बालों वाले कीट, सफ़ेद सूड़ी कीट का वयस्क आदि। तो ये सभी, हालांकि ये आएगा नहीं, आ भी सकता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो एक नज़र डाल लेना है, याद रहेगा। अब ये प्रश्न जो हैं ये प्रमुख केंद्र हैं, हालांकि हमने आपको बताया, लेकिन ये बहुतायत में पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में। तो राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र, अंगूर, पुणे में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची में है। राष्ट्रीय बीज माला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अजमेर में। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शोलापुर में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार, हरियाणा में। शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद: भारत किन किन उत्पादों का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करता है, उसके बारे में दिया है। तो सबसे ज़्यादा निर्यात जो होता है, पहले नंबर पे समुद्री उत्पादों का, दूसरे नंबर पे चावल का, जिसमें बासमती को छोड़कर अन्य चावल की प्रजातियां हैं, तीसरा मसाले का, चौथा चीनी का, पांचवा भैंस के मांस का। ठीक है, ये सर्वाधिक 5 निर्यात किए जाने वाले उत्पाद हैं भारत से। विभिन्न फसल उनमें लगने वाली बीमारी: तो गन्ने में रेड रॉट, पूछेगा रेड रॉट किसका रोग है, किससे संबंधित? गन्ना से। धान में कौन रोग लगता है? खैरा। अरहर में उकठा, क्या? उकठा या विल्ट। आलू में झुलसा, तो अगेती झुलसा या पछेती झुलसा, दोनों ही आलू में है। विभिन्न फसलें भारत में उनके उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य: तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे पंजाब। गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। कुल न्यूट्रिशन या मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र। कुल दलहन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र, दालों के उत्पादन में।
मक्के के उत्पादन में पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे में मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। तूर या अरहर के उत्पादन में पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना। चने के उत्पादन में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे राजस्थान। कुल खाद्यान्न उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, तीसरे पे पंजाब। मूंगफली के उत्पादन में पहले स्थान पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे राजस्थान है। सूरजमुखी के उत्पादन में पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे पे हरियाणा है, तीसरे पे उड़ीसा है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे हरियाणा है। कुल तिलहन के उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। गन्ने के उत्पादन में या चीनी के उत्पादन में भी पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। कपास के उत्पादन में अति महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे पे, तीसरे पे तेलंगाना। जूट और मेस्ता के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम है। विभिन्न जो क्रियाशील जोतों का जो वर्गीकरण किया गया है परिचालित क्षेत्र के आधार पर, वो देख लीजिए। 5 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है कृषि संगणना जो की जाती है उसके आधार पर। सीमांत जोत या सीमांत जोत रखने वाले जो किसान हैं उनको कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है। लघु जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की जमीन। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जिनके पास जमीन होती है। मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर तक की जो जमीन होती है। और वृहद जोत 10 हेक्टेयर या इससे अधिक की जो जमीन या परिचालित क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत आता है। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है मौसमी फसलों की, रबी, जायद और खरीफ। रबी, खरीफ और जायद इस तरीके से समझिए। पहले रबी की बुआई होती है, ठीक है, या पहले ये कह सकते हैं पहले खरीफ की बुआई होती है गर्मी में, फिर रबी और उसके बाद जायद की जो संक्रमण काल होता है गर्मी और ठंडी के बीच उसमें। तो ये रबी की जो फसल है इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। प्रमुख फसलें इसके अंतर्गत कौन आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? रबी फसलों में आते हैं। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। कटाई इनकी अक्टूबर नवंबर के समय लगभग की जाती है। जैसे इसकी बुआई जो अक्टूबर नवंबर में की जा रही है, इसकी कटाई रबी की ये फरवरी माह में की जाती है, जनवरी फरवरी के आसपास की जाती है, ठीक। अधिकतर फरवरी मार्च या मार्च में आप कह सकते हैं, होली के समय आप देखते होंगे उस समय गेहूं आदि की कटाई होती है। जायद की जो फसल थी संक्रमण काल, बहुत अल्पकाल में इनको उगाया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं जायद में? ग्रीष्मकालीन फसलें भी इनको कहते हैं, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, प्याज आदि। खरीफ फसलों में कौन कौन आते हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं। भारत में चावल की 3 किस्में पाई जाती हैं, अमन, औस या कार और बोरो। 3 किस्में पाई जाती हैं जिनका अलग अलग समय है बुआई का। अमन का जुलाई अगस्त उगाने का समय है। नवंबर दिसंबर ये जो है इसके काटने का समय है। इसको जाड़े की फसल भी कहते हैं। औस या कार ये मई जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसको शरद की फसल भी कहते हैं। बोरो जो है नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई होती है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। इसको स्प्रिंग राइस के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 जानते हैं रहिए कि अमन, ओस और बोरो 3 प्रकार की फसल जो चावल की किस्में हैं भारत में उगाई जाती हैं। यहाँ एक प्रश्न आता है कि वर्ष भर किस फसल की खेती की जाती है भारत में? तो ऑप्शन रहेगा मक्का। तो मक्का की जो फसल है वो तीनों ही जो आपकी ऋतुएं हैं उसमें उगाई जाती है मक्का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। मेंस के लिए भी कल सुबह 11 बजे से 11 AM से मेंस के क्वेश्चन आंसर कल से प्रारंभ हो जाएंगे, GS प्लस लॉ। और प्रीलिम्स के लिए आपके ये चलता रहेगा डेली रात में 8 बजे
ठीक है, जिसमें जीएस और आपका जो दूसरा पेपर है लॉ का, ये दोनों ही आएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसे अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि वीडियो और अन्य जानकारी PDF आदि यहाँ पे मिलती रहे।